अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पहलगाम वाक़े को 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, मगर ताहाल पाकिस्तान भारत कशीदगी जूं की तूं बरकरार है। भारत ने पहल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त सिफारती इक़दाम उठाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी सिफारती ज़बान में ही भरपूर जवाब दिया। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल किया तो पाकिस्तान ने फिर सिफारती और कानूनी महाज पर जंग लड़ने का फैसला किया। पाकिस्तान का पहले दिन से ही ये मौक़िफ़ रहा है कि हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, मगर अपने दिफा के लिए हम वक्त पूरी क़ुव्वत के साथ तैयार हैं। एटमी हमसाया ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी और जंग के इम्कानात के बायस न सिर्फ खित्ता बल्कि पूरी दुनिया अलर्ट और लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। अमरीका, बरतानिया, यूरोप, तुर्की और अरब ममालिक समेत आलमी इदारों की जानिब से दोनों ममालिक को जंग के बजाय पुरअमन तरीके से मामलात हल करने की तजावीज़ दी गई हैं। भारत और पाकिस्तान से कुर्बत रखने वाले ममालिक ने दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने की अपील के साथ साथ सालसी की भी पेशकश की है। अक़वाम मुत्तहिदा, ईरान, मलेशिया और रूस ने खुद को बतौर सालिस पेश करने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता रोज़ यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गैटरेस ने दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुजाहिरा करने की तजवीज़ देते हुए खबरदार किया है कि मकबूजा कश्मीर में हालिया मोहलिक दहशतगर्द हमले के बाद बढ़ती हुई कशीदगी मुकम्मल फौजी तसादुम में तब्दील हो सकती है। इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को ख़तरा लाहक है। फौजी तसादुम से बचना हर कीमत पर लाजिम है, वरना हालात आसानी से काबू से बाहर हो सकते हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक जंग के दहाने से पीछे हटा जाए, जिसके लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान का खुसूसी दौरा करके सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने और पुरअमन रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया है। उधर सलामती काउंसिल के अरकान ने भी इन कैमरा इजलास में जंग के खतरे पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मामला डी-एस्केलेट करने पर जोर दिया है। ताहम इन तमाम सिफारती कोशिशों, सालसी की पेशकशों और आलमी बरादरी के मुसलसल दबाव के बावजूद भारत का रवैया ताहाल गैर लचकदार और जारहाना है। अपना घर साफ करने और सिक्योरिटी की नाकामी का बरमला एतराफ़ करने के बजाय भारत भोंडे इल्ज़ामात और बेजा सख्त इक़दामात के जरिए मामलात को मज़ीद पेचीदा बनाने की राह मुसलसल इख्तियार कर रहा है। ऐसे में ये सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि जब दुनिया जंग से बचने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है तो भारत पीछे क्यों नहीं हट रहा? क्या भारत को उसके जारहाना तर्ज अमल से रोकने के लिए मज़ीद मौसर आलमी इक़दामात की ज़रूरत है? क्या आलमी ताकतें भारत को अमन के रास्ते पर लाने में कामयाब हो सकेंगी या फिर खित्ता एक नए और ख़तरनाक तसादुम की तरफ बढ़ सकता है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाकिस्तान भारत फौजी तसादुम का खतरा, जंग के दहाने से पीछे हटा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर नहीं बल्कि मौसर किरदार अदा करें पाकिस्तान। मुताद्दिद ममालिक सालिस बनने को तैयार, क्यों भारत सालिसी कबूल करने को तैयार नहीं? शहजाद चौधरी साहब, जिस जगह पर हालात आ गए हैं या पहुँच चुके हैं, सालिस मौजूद हैं, मुल्क आगे बढ़ के कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि एक फौजी तसादुम हो सकता है और फिर एस्केलेशन किसी के कंट्रोल में ना रहेगी, पीछे हटें यहाँ से, मामलात को सोच समझ के साथ हल किया जाए। भारत को क्यों सोच समझ या सालसी या इसे कहा जाए कि अकल या होश के नाखून लिए जाए, ये क्यों दरकार नहीं इस वक्त? देखिए, अगर बगैर सिक्योरिटी काउंसिल के कोई किसी किस्म की करारदाद के बगैर अगर मामला किस बाहर यानी आउटसाइड द सिक्योरिटी काउंसिल रफा दफा हो जाता है, चाहे वो ईरान की कोशिश से होता है या किसी और मुल्क की कोशिश से, तो उसमें भारत का फायदा है। वजह यह है कि भारत, देखिए, पिछले 1972 से शिमला अकॉर्ड जब साइन हुआ, उसके बाद से उसने पाकिस्तान को बांध के रखा हुआ है शिमला अकॉर्ड के अंदर, बायलैटरलिज्म के अंदर। वो कश्मीर का मुद्दा सामने आने ही नहीं देता था। हमारा सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मेंशन करना और कश्मीर का मामला लेके आना तकरीबन अब नामुमकिन हो चुका हुआ था। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान भी इससे अपने इंटरेस्ट खो चुके थे कि 2 मुल्क हैं, इनके मामलात आपस में तय करें, इन्होंने ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उसके मुताबिक बैठ के बातचीत के जरिए अपने मामलात को हल करें, चाहे वो कश्मीर था या कोई और मसला था। अब जबकि उसने ये गलती कर दी कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया, और वो करने के बाद फिर उस लेवल पे मामलात ले गया जहां पर के तमाम वो एग्रीमेंट्स जो कि अभी तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान में मामलात को लेकर चल रहे थे, वो सारे के सारे सवालिया निशान बन गए। तो उस वक्त ये फिजा और एयर स्पेस खुल गई, इस स्पेस खुल गई जहां पर के पाकिस्तान आज या कल के दिन में आपने देखा कि कश्मीर फिर से सिक्योरिटी काउंसिल का मौजू बन गया। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी और ये भारत की बहुत बड़ी नाकामी है कि बायलैटरलिज्म के बावजूद
जहां उसने कहा कि दोनों मुल्क सिर्फ आपस में बैठ के बात करेंगे। पाकिस्तान इस मसले को एक आलमी फोरम पे लेके चला गया। तो इससे हासिल क्या करना चाहिए था? क्या, मुझे नहीं पता कि अब वो एक मीटिंग थी, उसके बाद और भी होंगी, मुझे लगता है कि एक दो मीटिंग्स और होंगी, लेकिन पाकिस्तान को अब यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान वही जुबान नहीं बोल सकता जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों मीडियाज में बोली जा रही है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में भी हम वही जुबान बोलेंगे तो फिर एंटोनियो गुटेरेस वही बोलेगा जो उसने ऐलान किया है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज का हल नहीं है। वो यहाँ पे क्या कि चुप कर जाएगा कि आपस में मत लड़ो, मैं सालसी के लिए तैयार हूं। लेकिन सालसी जो है वो भारत कबूल नहीं करेगा, जाहिर है उसको तो सालसी इस किस्म की एक्सेप्टेबल ही नहीं है। वो समझता है शिमला अकॉर्ड के नीचे बायलैटरल मामला है, इसको सालसी किसी तीसरी फरीक की हो ही नहीं सकती। तो वो अपने असूल को इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करने के बावजूद, एक हिस्सा बड़ा हिस्सा खत्म करने के बावजूद अपना असूल लेके खड़ा हो जाएगा और इससे निकल जाएगा कामयाबी से। हमें ये करना है कि यहां पर अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मामलात को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी और बाकी तमाम वो एग्रीमेंट्स जो कि पाकिस्तान और भारत के मामलात को लेकर चल रहे हैं, जैसे लियाकत नेहरू पैक्ट था 1950 का, जिस जो बुनियाद बनी हमारी इस तल्लक की, चाहे हम लड़ाइयों में थे चाहे उसके बगैर थे, ये तमाम चीजें लाके एक कॉम्प्रिहेंसिव, जिसे कहते हैं ना कि मुकम्मल जामे किस्म का हमें तैयारी करनी चाहिए। हमें अपना बताना चाहिए कि हम, आप लोग यानी सिक्योरिटी काउंसिल इसको लीड करे इस मामले को, और भारत और हमें बिठाए और इन तमाम मामलात को रिव्यू किया जाए। और उसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा देखना पड़ता है देखें, कश्मीर को लेकिन साथ शामिल करें, और फिर उन तमाम जो हमारे मुआहदे हो चुके हैं उनको भी दोबारा शामिल रखा जाए, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव, देखिए हमने 80 साल निकाले, 78 साल उन मुआहदों की बुनियाद पे। अब गालिबन एक नया रिव्यू, एक नया रिफ्रेशर करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। ये जो आज हम रेटरिक लेके चल रहे हैं दोनों मुल्कों के अंदर, जो कि हमें सिर्फ करीब से करीब तक कर रहा है, अगला सवाल है आपका, उस पर बाद में करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जंग का हमने बता दिया और हमने बड़ा कामयाबी के साथ बता दिया कि अगर करोगे तो हमारे पास, तो हमारी तो कमर दीवार के साथ लगी हुई है, हम तो, हमारे पास जो रास्ता है फिर हम वही करेंगे। लेकिन क्या इससे फायदा हासिल करना, इस मौके को जिसे कहते हैं कि और से फायदे के अंदर कन्वर्ट करना, ये है स्ट्रेटेजी। और ये मेरा ख्याल है कि शहजाद साहब, अगर मैं दुरुस्त समझी हूं, आप जिस स्ट्रेटेजी चेंज की बात कर रहे हैं कि पूरी सूरत हाल को जो 60-70 साल के उसको रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, क्या दुनिया को अब मुबस्सिर नहीं, या ये बताने के लिए कि आप ये करें से ज्यादा बढ़कर एक जामिन का किरदार अदा करना होगा, खास तौर पर इन दो न्यूक्लियर स्टेट्स को देखते हुए? देखिए, तमाम वजूहात बनती है ना, उसका बायस बनेगी। आप न्यूक्लियर फोर्सेस का भी है जिसको दुनिया को इसका एहसास है, आपने कामयाब सफारतकारी की है, आपने कामयाब सियासी तौर पर मामला चला है, अभी तक आपकी सफारतकारी चल रही है, सियासी कॉन्टेक्ट्स हैं, बड़ा अच्छा आपने उसका एक रिस्पॉन्स दिया है। दुनिया ने, हम एक जैसे कहते हैं कि एकदम से आपके ऊपर कोई मलबा नहीं डाला और भारत की बात को नहीं माना, तो ये बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसको यहाँ पे रुक नहीं जाना चाहिए, हमें इससे नहीं मनाना चाहिए, खुशियां मनाएं इस चीज के कि हमने भारत को नीचा दिखा दिया। नहीं, भारत को नीचा नहीं दिखाना, पाकिस्तान के अगले 100 साल के लिए जो मसाइल हैं उनको हल करना है भारत के साथ। ठीक। और उसके लिए थोड़ी सी सोच इनको अपनी वसी करनी पड़ेगी। हम वही पैरट नहीं कर सकते, वही दोहरा नहीं सकते जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में इस वक्त जिस किस्म के अखबारी या मीडिया के अंदर बयानात हैं, वही सिक्योरिटी काउंसिल को थोड़ा गहरा सोच के मामलात को इकट्ठा करके, और P5 आपके साथ हैं, ठीक, बाकी 10 मेंबर और हैं, आप अपनी सफारतकारी वहां पे दिखाइए और एक ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि वो P5 तैयार हो जाएं आपके मामले को आगे लेके चलने के लिए भारत के साथ। वो अगर वो सालसी होगी, वो अगर आपको अमन देगा तो वो ज्यादा देर पाओगा। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, जिस जगह सूरत हाल खड़ी है, अगर यही कह लिया जाए कि पाकिस्तान पर एकदम मलबा दुनिया ने नहीं डाला, बात को समझा है, समझने के बाद अपना रिस्पांस दिया गया, मगर भारत का एक रवैया सख्त लचकदार मुसलसल दिखाई दे रहा है, और भारत भी जिस पोजीशन में खड़ा है, अगर उसकी पोजीशन को समझा जाए तो उसको भी एक फेस सेविंग दरकार है। इस वक्त भारत इस सालसी की चीजों का, जो दुनिया जो समझ की बात कर रही है, सोच के इस्तेमाल की, उसका तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मगर वर्ल्ड बैंक और IMF से राब्ता करके कह रहा है कि पाकिस्तान की फंडिंग को रोका जाए। भारत चाह क्या रहा है? अगर वो दुनिया की बात नहीं सुन रहा तो क्या दुनिया भारत की बात सुनेगी इस कंडीशन में? और क्यों नहीं वो मेज पर आने को तैयार? देखिए आयशा, मीडिएशन सालसी उसको चाहिए होती है जो पुरअमन बकाए में बाहमी चाहता हो, जो दूसरों के साथ अमन के साथ मिलकर रहना चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो, एक पुरअमन खित्ता चाहता हो। भारत ये नहीं चाहता। भारत अपनी अजारादारी चाहता है, वो सालसी नहीं चाहता। उसकी 3 वजूहात हैं बड़ी। पहली बात यह है कि वो इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहता इस मसले को, क्योंकि ये कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ मसला है। जब थर्ड पार्टी आएगी इसमें
तो वो स्क्रूटनी लाएगी, इसको गौर से देखेगी। जब देखेगी तो फिर भारत पर उल्टा प्रेशर आएगा कि वो क्या कुछ गलत कर रहा है, कश्मीर में उसने क्या कुछ किया है, किस तरह कश्मीर की आबादी को उसने एलियनेट किया है, अलग किया है, परेशान किया है, इंसानी हकूक़ की किस तरह की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। सही। इसलिए उसका इसरार बायलैटरलिज्म पर है, जिसको तफसील से शहजाद साहब ने बता दिया। अब ये देखिए 2019 में ट्रंप ने कहा था कि मोदी ने खुद मुझे कहा कि आप सालसी करो पाकिस्तान के साथ, लेकिन मोदी ने उस बात को डिनाई किया कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। बिल्कुल। दूसरी बात वो ये है कि उसके अंदर जो इंटरनल प्रेशर है भारत का, जो उसने खुद अपने बयानियों से बना दिया है, जिस तरीके से उसने पब्लिक को ये बताया है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, आइडेंटिटी का उसको मसला बना दिया है अपना, जिस तरीके की सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी कि आप लोग जो हैं वो सबसे बड़े हैं, सबसे ऊंचे हैं, सबसे तगड़े हैं और पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। और उनकी जो अपनी सियासत है बीजेपी की, मोदी साहब की, जो इस तरह की सियासत है जो नफ़रत अंगेज़ी पर मबनी है, स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स है, तगड़े होने पर मबनी है, तो मीडिएशन उस बात की नफ़ी है। और तीसरी बात यह है कि मीडिएशन का जो नतीजा है वो उल्टा खिलाफ आ सकता है बजाय हक में आने के। अब जो आपने बात की कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ख़ास तौर पे आज एशियन डेवलपमेंट बैंक की खबर थी कि उनको कहा है भारत ने कि आप पाकिस्तान की फंडिंग रोक दो। देखिए, दिस इज़ अ नॉन स्टार्टर, ये एक ऐसी चीज़ है जो हो ही नहीं सकती, इसलिए कि पाकिस्तान ने ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, इनके 38.8 बिलियन डॉलर देने हैं। तो क्या वो अपना ताल्लुक तोड़ देंगे? फिर ये 38 बिलियन डॉलर वो कहाँ से वसूल करेंगे? एशियन डेवलपमेंट बैंक के पाकिस्तान ने 15 बिलियन डॉलर देने हैं और हमारा जो इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है उसमें 2 बिलियन डॉलर की इमदाद एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमें मिल रही है, जो कर्ज मिल रहा है, और उसका आधा जो कर्ज है वो बहुत सॉफ्ट लोन है, 1 बिलियन डॉलर हमें सिर्फ 2% पे मिलता है। सही। अब 2 बिलियन डॉलर हम लेते हैं, लेकिन उसमें से 1 बिलियन डॉलर हम वापस भी करते हैं पिछले कर्जों का। ठीक। तो जरा सोचिए, आप बैंक बन के सोचिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक बन के सोचिए, क्या इस तरह आप ताल्लुक खत्म कर सकते हैं? और ये बैंक उस तरीके से पॉलिटिकल बैंक नहीं है। और फिर और आपको बता दो, मिसाल के तौर पर IMF का भी वो कह रहे हैं, और इन इदारों में भी, इनमें वोटिंग शेयर्स हैं, यानी जब जो बोर्ड है उसमें उस मुल्क ने जिसने ज्यादा पैसे दिए उसके ज्यादा वोट होते हैं। अमेरिका के 16 वोट हैं, ठीक, चीन के बहुत से वोट हैं, यूरोपियन यूनियन के बहुत से वोट हैं, भारत के कितने हैं? 2.5 वोट। क्या 100 में से 2.5 वोट वाला मुल्क डिक्टेट करेगा सबको? ठीक, कोशिश जरूर करेगा, लेकिन बात वही है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, भारत सालसी को क्यों तैयार नहीं? कुछ रीजन तो दिए कि कश्मीर हाईलाइट ना हो, कश्मीर हाईलाइट हो गया, बायलैटरल वो चाहते हैं कि मामलात ही हल हो, मगर वो नहीं हो पा रहे उस तरह से। फिर उसका इंटरनल जो मामलात हैं, अब वो अगर सामने रखे जाएं तो पॉलिटिकल कॉस्ट बन सकती है अगर वो कुछ करके ना दिखाएंगे। तो बिना कुछ करके दिखाए क्या मोदी साहब मेज पे नहीं आएंगे? देखो मेरे नज़दीक द वे आई लुक एट इट, मैं इतनी वो तफसीलात ग्लोबल फलाना टमकाना ही टेक्निकलिटीज से मैं नहीं जा रहा। एक मुहावरा है पंजाबी का बड़ा मज़ेदार, एक सोहनी उत्तों सुती उठी। इलेक्शन भी सिर ते है और वो बड़ी ताकत है, कोई मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो। अच्छा, थोड़ा बहुत नखरा बनता है। आपने कहा ना भी गैर लचकदार, तो हौली हौली मान जाएगी और मानना पड़ेगा। बिकॉज जिन लोगों का आपने जिक्र किया है ना कि वो सालसी नहीं मान रहा, तो भाई उन्होंने हल्की आंच पे हंडिया चढ़ाई है। दे आर वार्मिंग अप। सबसे बड़ा फैक्टर, जितनी भी मेरे दोस्तों ने बातें की हैं सारी बड़ी ढंग की हैं, लेकिन सबसे अहम बात, पूरी दुनिया के इतने स्टेक्स हैं वहां, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। इकोनॉमी इज द अल्टीमेट रियलिटी है, याद रखना। और दुनिया पागल नहीं है। और इतने मुश्किल, अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने अपना एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट मुअत्तल कर दिया है या मनसूख कर दिया है।
ये कल के अखबारों में था। अच्छा, तो दुनिया के स्टेक्स का आपको अंदाजा है इंडिया में किस लेवल पे हैं? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के। तो मामला अगर पहुंच जाता है एटमी सालसी पर, वो तो फिर सालसी है ही ना। तो इसलिए वो नहीं, ये बस हम ही नखरे नुखरे कर रही है, मान जाएगी, ठीक है, थोड़ा भरम भी रखना है उन्होंने। मगर हसन साहब इतने नखरे कर करके तो क्या अपना ही बयानिया कमजोर नहीं कर रहे हैं फिर? ओ नहीं भाई, बयानिया है ही कोई नहीं उसका, जो कोनो की टीमें बैठी हैं। तो आई एम नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन वो किसी के खरीदे हुए लोग हैं। आपको भी पता है, सारी दुनिया जानती है कि इंडियन मीडिया की जो स्वीपिंग मेजॉरिटी है वो तो गुलामों की है, वो तो बिके हुए लोग हैं। उनके खरीदार कौन है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो वो तो भांडों के टोले हैं भाई। वो जो कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हंसी आती है। रिसेंटली इमरान के हवाले से उन्होंने बात की, करात है, गलीज, गंदे, भौंडे, बदतमीज। इसलिए वो छोड़ो, थोड़ी बहुत ठूंठा के बाद भरम भी रह जाएगा, सालसी भी हो जाएगी, वरना एटम बम की सालसी तो फिर माननी पड़ेगी। खैर है, ठीक हो गया, अल्लाह खैर करे। ठीक है, असली बात ध्यान में रखना, वो सिर्फ एक है कि दुनिया के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो स्टेक्स हैं भारत में, वो उस वजह से भी, हमारी मोहब्बत में नहीं, शायद। सही हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दुरुस्त, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक। इफ्तिखार साहब, ईरान, रूस, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, दीगर भी कुव्वतें सब कह रही हैं कि भारत किसी को इस बात को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, जवाब ही नहीं दे रहा, वो एक ही सुई के साथ वहीं पर खड़ा है और सबूत भी कोई नहीं जो मांगा जा रहा है। किस नौयत का दबाव या फिर सिफारती हिकमत अमली की ज़रूरत है जो भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है, या उसको कोई फेस सेविंग दरकार है आगे बढ़ने से या बात से पहले? शहजाद साहब ने बहुत खूबसूरत बात कर दी। जिस चीज़ पर हिंदुस्तान को मान था कि ये मेरा और पाकिस्तान का मसला है, वो दोबारा मसला इंटरनेशनल लेवल का मसला बन गया। दुरुस्त। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि उसने अपने कार्ड्स बड़े प्रॉपर खेले, जिसमें जज्बातियत का इजहार नहीं हुआ। और इससे निकलना अब हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे ज़ैगम साहब ने कहा कि वो हमारे पैसे रोकने के लिए जिन अदारों में जाने की बात करता है, उसके तो वोट ही 2.5 हैं। तो 2.5 वोटों के साथ तो ये मसला तय नहीं होगा। फिर तीसरी बात है, जो सबसे ज़्यादा खौफनाक हरकत उसने की, वो इंडस वाटर ट्रीटी को जो छेड़ा। देखिए, एक दफ़ा अगर इंडस वाटर ट्रीटियों जैसी ट्रीटीज़ को छेड़ दिया गया तो दुनिया में पानी की जंगें बहुत हो जाएंगी। ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नहीं रहेंगी। सर, क्या भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? बिल्कुल। और मुझे डर है कि अगर उसने अपना रवैया न बदला तो फिर एक मिसाइल कहीं हिट भी कर सकता है। तो ठीक है, अगर मरना है तो फिर सबने मरना है। उसको समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात कि शहजाद साहब ने आज के सारे मसले का जो हल निकाला है, जो बात की है, ये है वो वजह जिस पे भारत को समझ नहीं आ रही कि किधर जाए। कल भारत ने इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे ब्लैकआउट किया। इसका मतलब है भारत इस खेल को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। सर, अभी अपडेट कर दूं, कुछ देर पहले की खबर है कि नोटिम जारी कर दिया है वहां की एयरफोर्स ने। कल इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ है, वहां एक्सरसाइजेज के लिए जो कल शाम शुरू होकर 5.5 घंटे तक जारी रहनी है। हाँ, और ब्लैकआउट का भी कर दिया और सिविल डिफेंस को भी बुला लिया उन्होंने। और ये जो छौनी है फिरोजपुर की, उसको ज़्यादा इक्विप कर रहे हैं। तो ये किधर है? ये बात जंग की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो जंग के लिए तो सिंपल सा जवाब है, वो जवाब शहजाद साहब ने भी दिया, ज़ैगम साहब भी देते हैं, मेरा दोस्त बड़ा धीमा आदमी है वो भी दे रहा है कि फिर बम चलेगा तो फिर सब ही जाएंगे ना। तो बम ये तो नहीं देखेगा कि मैंने किधर हवा किधर की है और किधर के लोगों को मैंने छोड़ना है। तो दुनिया तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि एक दफ़ा दुनिया के अंदर ये एटम बम इस्तेमाल हो गया तो फिर एक नई रिवाज जन्म लेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर दिया गया तो फिर ऐसी तमाम ट्रीटीज जो ममालिक के दरमियान है वो वायलेट होंगी। और अगर ये भारत का रवैया ये रहा,
हमें दीवार के साथ लगा दिया गया, तो हम अपने आप को बचाने के लिए और अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ने के लिए हमने एटम बम को अगर इस्तेमाल किया, तो फिर एक जगह ये एटम बम वाला मसला नहीं रहेगा, फिर ये एटम बम का मसला कहीं और भी इस्तेमाल होगा। तो इसलिए दुनिया को ये बात समझ आ गई है, हिंदुस्तान इस बात को एक्सप्लॉइट कर रहा है, दुनिया समझ आ गई है कि ये मामला अब छोटा सा मामला नहीं है। इट इज नॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज इंटरनेशनल इशू। सो इस इंटरनेशनल इशू को रिजॉल्व करने के लिए तमाम दुनिया के ममालिक पॉजिटिव रोल आज तक प्ले कर रहे हैं, एंड आई होप कि ये पॉजिटिव रोल आइंदा भी वो प्ले करते रहेंगे। मगर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए जोश नहीं कार होते हैं, और क्या वो होश इस वक्त मौजूद हैं? ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जंग बच्चों का खेल है, न किसी ड्रामे का सीन। ये हकीकत है जहां मरने वाला पीछे वालों के लिए सिर्फ दुख ही दुख छोड़ जाता है। कहते हैं वॉर डजंट डिसाइड हु इज राइट बट हु इज लेफ्ट। पहलगाम वाक़े के बाद से जारी भारतीय जंगी जुनून न सिर्फ सरहदों पर नजर आता है, बल्कि यही जुनून उनके मीडिया और सोशल मीडिया पर भी नजर आता है। गोदी मीडिया ने पहलगाम वाक़े के फौरी बाद इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इस वाक़े को भारत का 7 अक्टूबर बताने लगे। न्यूज स्टूडियोज को भारतीय सहाफियों ने जैसे जंग का मैदान ही तस्वर कर लिया हो। हर सेकंड पाकिस्तान को मिटाने की धमकियां हो या अपनी ही हुकूमत पर जंग करने के लिए दबाव डालना, ये हर वाक़े के बाद से भारतीय मीडिया का वतीरा रहा है। भारतीय हुकूमत से पाकिस्तान ने सबूत मांगे, पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स ने जवाबी बयानियां बनाया और भारत का असल चेहरा दिखाया, तो उन्होंने बजाय सच का सामना करने के पाकिस्तानी चैनल्स ही बंद कर दिए, ताकि वहां के अवाम को तस्वीर का दूसरा रुख नजर ही ना आ सके। 21वीं सदी में जहां टेक्नोलॉजी ने उरूज हासिल किया, तो जंगों के अंदाज भी बदल गए हैं। अब जंग सरहदों से कहीं पहले स्क्रीन्स पर लड़ी जाती है। इसको 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिससे सच्चाई धुंधला जाती है और शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। 5th जनरेशन वार इन कोशिशों के मजमूए का नाम है, जिनके जरिए एक कौम अपने बयानिए के जरिए दूसरी कौम पर गलबा हासिल करती है। फिर सोशल मीडिया इस जंग का अहम और बेहतरीन हथियार है, क्योंकि मोबाइल आजकल हर शख्स के हाथ में है। पाकिस्तान और भारत में इस वक्त सरहद से कई गुना ज्यादा गर्मा गर्मी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर नजर आ रही है, जहां बयानिए की दौड़ और जीत के दावे जोरों पर हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय मीडिया की चीखों पुकार तो दिखाई देती है, मगर नहीं दिखाए जाते तो वो हैं पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात के सबूत। चंद रोज कबल वजीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की सहाफियों को उस जगह का दौरा करवाया गया जहां भारत ने दहशतगर्दों के मुबैना कैंप से मुताल्लिक शोर मचा रखा था। कैंप तो नजर न आए, मगर भारतीय मीडिया ने इस सच पर भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान और भारत पर लगी हैं, दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक न सिर्फ मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दे रहे हैं, बल्कि सालिसी की पेशकश करते नजर आते हैं। इस दौरान भारतीय मीडिया की जानिब से तमाम सहाफती उसूलों को बालाए ताक रखकर जारहाना रिपोर्टिंग करना, जंग का नाम इतना दोहराना कि व्यूअर्स खुद को इस जंग का हिस्सा समझे, ये मामले को कितना गरमा रहे हैं। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, पहलगाम वाकया, पाकिस्तान भारत कशीदगी, मीडिया पर बयानिए की जंग का जोर, जीत के दावे, क्या स्क्रीन्स पर छाया जोश कशीदगी को भड़का रहा है? जैगम साहब। जी बिल्कुल भड़का रहा है। आप देखिए इस गोदी मीडिया को जब आप देखते हैं यूट्यूब पर, तो ऐसा लगता है जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके मुंह से झाग निकल रहा है, सर से उनके धुआं निकल रहा है। मुझे तो लगता है अभी या तो ये बेहोश होकर गिर जाएंगे या ये दीवारों को जाकर टकरे मारने लग जाएंगे। ऐसा एक अजीबो गरीब सीन है जिसके लिए मेरे ख्याल है थिएटर का लफ्ज़ भी मौजू नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है। और आप देखिए किस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सब लोग एक इत्तफाक नज़र आता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी करो। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी मीडिया में कभी आपने किसी को ये कहते हुए सुना है कि भारत के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी करो, दहशत गर्दी फैलाओ? किस्म किस्म के पाकिस्तान पे इल्ज़ामात, ये बात तय कि पाकिस्तान दहशत गर्द स्टेट है, अजीबो गरीब नाम। 1971 का लफ्ज़ मैंने नहीं सुना किसी के मुँह से, मैंने किसी के मुँह से मुक्ति बाहिनी का लफ्ज़ नहीं सुना, अफगानिस्तान का लफ्ज़ नहीं सुना, जहां 1948 से उन्होंने शुरू किया पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी और दहशतगर्दी। मैंने बलूचिस्तान का नाम किसी को लेते हुए नहीं सुना, पख्तूनख्वा का नाम भी किसी को लेते हुए नहीं सुना, किसी को नहीं कहते हुए सुना कि दहशतगर्दी पूरे खित्ते से ख़त्म होनी चाहिए और दहशतगर्दी के दूसरे भी शिकार हैं और पाकिस्तान भी शिकार है और हमें उनको भी रीअश्योर करना चाहिए, कोई रास्ता बाहर निकालना चाहिए।
सिर्फ एक वार मॉन्गरिंग है जिसमें अमन की आवाज़ों को दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है, पाकिस्तान से आने वाली अमन की आवाज़ों को भी और अपने मुल्क की अमन की आवाज़ों को भी। उन पर केस किए जा रहे हैं, उनको हैरेस किया जा रहा है और रियासत इसके पीछे है। और रियासत का मतलब है बीजेपी, और ये जो गोदी मीडिया है ये बीजेपी का हिस्सा है। इसके ओनर वो बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े सरमायादार हैं जिनकी टेंस ऑफ बिलियंस के असासे हैं और जिनकी दौलत बंधी हुई है बीजेपी की हुकूमत के साथ, जिनके मफादात उसके साथ बंधे हुए हैं। तो नतीजा इसका क्या है कि उनकी अपनी पॉलिसी मेकिंग हॉस्टेज बन गई है उनके अपने इस बयानिए का। ठीक, अब खुद समझ नहीं आ रहा कि पीछे कैसे हटे। दुरुस्त हो गया। उनके अपने सेन लोग समझा रहे हैं कि भाई यहां से जो एस्केलेशन लैडर है आपको पता नहीं है कहां तक आप जा सकते हो। बिल्कुल ठीक। और जो कुछ होगा सिर्फ सरहद पार नहीं होगा, अगर लाहौर में कुछ होगा तो दिल्ली में भी हो रहा होगा। बिल्कुल पाकिस्तानी मर रहे होंगे तो भारतीय भी मर रहे होंगे। ये जो आपको मीडिया ने सिखा दिया है, डुगडुगी बजा दी, हकीकत नहीं है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं बस चढ़ जाओ, फतह कर लो पाकिस्तान को। ठीक, कैसे भाई, इधर हम इंतजार कर रहे हैं आपका, बस दो सभी फतह कर लें एक दूसरे को। हसन निसार साहब, क्या रियासत को, भारतीय रियासत को गोदी मीडिया ये जोश देकर और इस तरह की कशीदगी को भड़का रहा है, जिस तरह का मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर, ताकि रियासत उस फैसले की तरफ बढ़े, यानी कि जंग के मनाजिर पेश किए जाएं जो स्क्रीन पर पेश किए जा रहे हैं? मेरे तो 50 साल मीडिया के साथ गुजरे हैं, और लेकिन बयानियाँ आई डोंट नो क्या डेफिनेशन है आपकी, क्या है, मेरी कुछ मुख्तलिफ है। ये सवाए भांडों के ग्रोह, ये अभी जागम साहब को लफ्ज़ नहीं मिल रहा था, भांडों के ग्रोह हैं ये, जो बेहूदगियाँ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और हर कोई जानता है कि अभी मैंने बात की है कि इंडियन मीडिया की अक्सरियत के पीछे कौन है। लेकिन एक बात याद रखें, आप बहुत अच्छा लगा जब आपने बहुत ग्लोरीफाई किया मीडिया की इम्पोर्टेंस और ये और वो। अच्छा, मैं ये भी जानता हूँ कि दुनिया में जो बाइंग हो रही है उसके पीछे भी मीडिया है, एंड दैट इज़ नोन एज कंपल्सिव बाइंग। आप वो कुछ भी खरीदते हो जो आपको नहीं चाहिए। खैर, वो एक और बहस है। एक बात याद रखें कि गोएबल से बड़ा मीडिया जीनियस कोई नहीं। आखिरी फैसला, हतमी फैसला आलमी ज़मीनी हकायक करते हैं। फिनिश्ड। मीडिया शीडिया नहीं, आप उसको ओवर ग्लोरीफाई ना करें। मैं बहुत तफसील से जानता हूं कि मीडिया इस दुनिया में क्या कर रहा है। ये ब्रांड जो हैं, ये कितना बड़ा बेवकूफ़ों का एक गढ़ है। एक कमीज जो आप सिलवाते हो, ऐसी तैसी ब्रांड की पूरी दुनिया में वैसी कमीज नहीं होगी, लेकिन मीडिया बहुत कुछ कर रहा है, एंड आई नो दैट। ठीक, बट अल्टीमेट रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज, ग्लोबल रियलिटीज। ठीक हो गया जी, फैसला जमीनी करती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, ये मुनज़्ज़म ऑनलाइन मुहिम्मात की बात की जाए या जो हैशटैग की यलगार है, एक नई शिद्दत इस पूरी कशीदगी के अंदर डाल रही है। डिजिटल दुनिया एक नया सिफारती और नफसियाती महाज बन रहा है क्या इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, डिजिटल मीडिया पे तो किसी का जोर नहीं है। पहला कदम होगा कि जो हमारा, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, अखबारात कहते हैं, प्रिंट मीडिया कहते हैं, इन जगह पे जहां पर के रियासत, जहां पर कुछ इदारे हैं जो कि इनको कंट्रोल करते हैं, सबसे पहले होश वहां पे आने की जरूरत है। आपने अपने इब्तिदाई में बड़ी अच्छी एक बात की कि क्या ये जो जोश है अब ये होश में बदल सकता है। मेरा ख्याल है यही पहला कदम है, यही पहला कदम है जो कि अगर दोनों तरफ हो जाए तो शायद ये मामलात को कुछ ठंडा करने में मदद दे। देखिए, जंग किसी के भी हक में नहीं होती है। अगर नुकसान भारत का होगा तो पाकिस्तान का भी होगा, पाकिस्तान का होगा तो भारत का भी होगा। तो क्या हम इस नुकसान को, हम तो बार बार कह चुके कि हमारी बैक दीवार के साथ है भाई, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो पैगाम देना है इंडिया को कि मत ऐसा कोई कदम उठाना क्योंकि हम मजबूर हो जाएंगे। आपने सफारती सतह पर, सियासी सतह पर आपने एक बेहतरीन अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लिया। अब कम से कम हमें अपनी हद तक इस जोश को होश में बदलने की जरूरत है। गुफ्तार की नहीं, किरदार की जरूरत है, और किरदार आपका मुतय्यन हो चुका इस तरीके से कि आपने सफारती महाज पे भी काम किया, उसके बाद आपने अमली तौर पर अपनी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, अपने फौज की, एयरफोर्स की, नेवी की, ये सब तैयारी मुकम्मल कर ली। आप आज सरहदों पे खड़े हैं, बैठे हैं इंतजार में।
तो इसलिए इससे बढ़ के तो अब हमें और बढ़ के मारने की जरूरत नहीं है। आके कोई दिखाए, हम अब अपने अमल के साथ उसका जवाब देंगे। वाजे भी हमने कर दिया कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज है जिसे हमें ख्याल करना पड़ेगा। कमिटमेंट ट्रैप कहते हैं उसको। सब लोग कहते हैं कि मोदी इस वक्त अपने कमिटमेंट ट्रैप में फंस चुका है। इतना बयानिया रेटरिक उसने किया कि अब उससे निकलना मुश्किल हो गया। और जितना कुछ जो कुछ बात की जा रही है, जंग करो जंग करो जंग करो, नहीं करना चाहता, निकलना चाहता है, जगह नहीं है निकलने की। पाकिस्तान को भी बड़े होश के साथ काम सोचना होगा कि कहीं हम भी तो किसी कमिटमेंट ट्रैप में नहीं फंस रहे। मेरा ख्याल ये है कि हमें अपनी जुबान में अपने जो जवाबात देते हैं वुज़रा, बाकी लोग सारे, ये बात जरूर हमें ये कहना चाहिए फुल स्पेक्ट्रम ऑप्शंस, हमारे पास तमाम ऑप्शंस ओपन है। ठीक, वो कन्वेंशनल से लेके न्यूक्लियर तक है, फुल स्पेक्ट्रम ऑप्शंस। दुरुस्त हो गया। हमें अब डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक, कि ये ना हो कि हम अपने कमिटमेंट ट्रैप में फंस जाए। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त तो हो वही गया। पहला कदम होगा, स्केल डाउन करने का, डायल डाउन करने का, टोन डाउन करने का। अपनी चीजों को हम पहले कर लें, वो करे या ना करे, वो तो बिल्कुल खुद ठीक फंसा हुआ है, वो बिल्कुल बताएगा, ठीक। हमारे जवाब जमीन पे आएगा उसको। इफ्तिखार साहब, क्योंकि धमकियां तो अपनी जगह है, मगर जो स्टूडियोज और जो वहां से वहां, तो जैसे न्यूक्लियर वॉर चल रही है, ये कर दिया जाए और वहां गिरा दिया जाए, और इतने जहाज यहाँ खड़े हैं, इतने जहाज वहां खड़े हैं, इतने टैंक उधर खड़े, मतलब क्यों लोगों को हिस्टेरिया में डाला जा रहा है? इसका कोई फायदा है? होश बेहतर नतीजा नहीं दे सकते? होश बेहतर नतीजा दे सकती है, लेकिन अगर उनके पास टैंक खड़े हैं तो क्या हमारे पास टैंक नहीं खड़े हैं? अगर उनके पास जहाज़ खड़े हैं तो हमारे पास जहाज़ नहीं खड़े? भी शहजाद साहब ने बता दिया है कि जो डिप्लॉयमेंट हम कर चुके हैं, तो क्या उनको समझ नहीं आ रही है? और झूठ वो उन्होंने बोला, अपने एक झूठ की खातर 1 अरब लोगों के ज़िंदगी और मौत के मसले को खड़ा कर दिया। भाई वो तुम्हारा इलाका था, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, कैसे वो लोग दाखिल हुए? तुम इसका ही जवाब नहीं दे पा रहे हो। इतने दिन हो गए हैं, हर सतह पे तुमसे ये सवाल किया जा रहा है और साबित हो रहा है कि तुमने एक झूठ बोला है। मैंने उस झूठ की खातर 1.5 अरब आवाम को आग में तो नहीं झोंका जा सकता। और मैं ये मुझे ये बात यकीन होती जा रही है कि वो कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल एक वक्त ऐसा आएगा वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता अगर कुछ करेगा तो हमें तो नुकसान होगा सो होगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग बच जाएंगे तो फिर ये बात दुनिया समझ ले बेहतर तौर पे कि हम सबको मार के हमें दफनाने के बाद जो हमारे लवाहिकीन होंगे वो दुआ खैर पढ़ के वो किसी और तरफ चलेंगे और फिर दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। ये आप देख चुके हैं। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आपके सामने पूरी एक लंबी हिस्ट्री पड़ी है। तो बराए मेहरबानी इस खिते को तबाह न करें, इस खिते के इंसानों को ज़िंदगी और मौत की खेल में मत लाएं। और ये जो टीवी पे बैठे बिल्कुल सही कहा, थूके उनके मुंह से निकल रही हैं, पागल लग रहे हैं, जुनूनी लग रहे हैं। मुझे तो डर है कोई आदमी में बाल ना नोचने शुरू कर दे और किसी को बात ही नहीं करने दे रहे, एक ही बात किए जा रहे, बम बम बम। ऑलराइट, हम तैयार हैं। अगर आपने हमारे पे हमला किया, हम अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए जंग लड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। दोनों जानिब अवाम को इस हिस्टेरिया में डालने की तरफ फौजी मौजूद हैं, अपनी जिम्मेदारी बेहतर तौर पर जानती हैं, मगर ये स्क्रीन्स रियासतों के बयानिए को होस्टेज कर रही हैं। मुनासिब यही है कि जोश में होश बरकरार रहे, ये ना हो कि ताखीर हो जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।